Hello friends, Namaskar. Myself Girjesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 91 is given as when was John Milton born? फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जॉन मिल्टन का जन्म जो है ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 इज वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान बताना है। जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पर भी दिया गया है। जॉन मिल्टन का जन्म जो है लंदन में हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। इनका जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। ही इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है इंग्लिश राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 इज इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट? यहाँ पर आपको बताना है कि किसके याददाश्त में जॉन मिल्टन ने ये रचना की थी। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, ये रचना किसके याद में किया था? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कैथरीन वुडकॉक, जो इनकी पत्नी थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑन द मेमोरी ऑफ कैथरीन वुडकॉक मिल्टन रूट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। मिल्टन वाज मैरिड 3 टाइम्स। मिल्टन का जन्म जो है 3 बार मिल्टन की शादी 3 बार हुई थी। हिज फर्स्ट मैरिज स्टार्टेड अनहैप्पी। इनका जो प्रथम वैवाहिक जीवन रहा वो खुश मिजाज नहीं था, ये प्रसन्न नहीं थे अपने वैवाहिक जीवन से। दिस एक्सपीरियंस प्रमोटेड द पोएट टू राइट हिज फेमस एसेज ऑन डाइवर्स। और इस शादी के बाद इन्होंने जो है एक रचना की थी ऑन डाइवोर्स। एक एसे है जो कि डाइवोर्स होने के बाद इन्होंने लिखा था, पहली पत्नी से डाइवोर्स होने के बाद। ही हैड मैरिड इन 1642 और इनका जो है विवाह दोबारा 1642 में हुआ। और मैरी पॉवेल इनकी दूसरी पत्नी थी जो कि 17 ईयर्स की थी एट द टाइम। सी ग्रीव सून बोर्ड विद हर बिजी हस्बैंड एंड वेंट बैक होम। इनके बिजी लाइफ की वजह से ये इनको छोड़ करके चली गई, डाइवोर्स दे दिया, तो इन्होंने ये रचना की थी ऑन डाइवोर्स। सी स्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक ये रही। दियर फर्स्ट चाइल्ड एनी वाज बॉर्न इन 1646 और इनके पहले बच्चे का जन्म 1646 में हुआ था। मैरी डाइड इन 1652 और मैरी का निधन जो है 1652 में हो गया। आफ्टर 4 ईयर्स लेटर मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक और 4 साल के बाद इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी कर ली थी। और इसका यानी कि मैरी वुडकॉक का निधन जो है 1658 में हो गया था। और इन्हीं के याद में इन्होंने जो है ये रचना की थी जो ऊपर पूछी गई है। और इन्होंने एक सॉनेट भी लिखा था टू हिज लेट वाइफ। यहाँ पर टू हिज लेट वाइफ जो है इन्होंने एक सॉनेट भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? मिल्टन की सुप्रसिद्ध रचना पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक एपिक है, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था यहाँ पर आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है 1667, 1667 में ये पब्लिश हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इज गिवन हियर एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? आपको यहाँ बताना है कि मिल्टन की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने फ्रीडम की बात कही थी। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एरियोपेजिट का। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। एरियोपेजिट का मिल्टन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एज अगेंस्ट एवरी अदर फॉर्म ऑफ टायरनी एंड हिज एरियोपेजिट का सो कॉल्ड फ्रॉम द एरियोपेगस or forum of Athens, the place of public appeal, and the Mars Hill of St. Paul's address is the most famous plea in English for freedom of press। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये एरियोपेजिट का जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज डैश बुक्स? यहाँ पर आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी किताबें थी, कितने वर्जन थे, यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 12, यहाँ पर 12 भर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? पैराडाइज लॉस्ट किस विधा में लिखी गई है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ है, यहाँ पर भी होना चाहिए। ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करके इन्होंने लिखा है। विच आर अनरेम्ड हैंस द टर्म ब्लैंक ऑफ ऑल इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म
It is closest to the natural realms of English speech. It flexible and adaptive to diverse levels of discourse. As a result, it has been more frequently and variously used than any other form of verification. Next question, question number 98. Question number 98 is the famous line, what thought that field be lost, all is not lost, all is not lost इज स्पोकन बाई। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सैटन। सैटन के द्वारा ये लाइन कही गई है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे कि सैटन ये किस रचना में इस लाइन को कहता है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 99, मिल्टन बेगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विद, मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट को किस रूप में लिखना शुरू किया था। तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया है इनवोकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 इज गिवन एज, यस, क्वेश्चन नंबर 100 इज मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन किस रचना के लिए किस शैली के लिए सबसे ज़्यादा ये माने जाते प्रख्यात माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका ग्रैंड स्टाइल, यानी कि शानदार शैली के लिए माने जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101 इज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश इज। यहाँ पे आपको वर्ड भरना है जो खाली स्थान दिया गया है। तो हीवेन इसके लिए वर्ड हो जाएगा, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हीवेन। नर्क में शासन करने से अच्छा है कि स्वर्ग में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेटर टू रेन इन हेल, यानी कि नर्क में शासन करने से अच्छा है कि स्वर्ग में थोड़े दिन सर्विस करूँ, सेवा करूँ। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 इज विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू, विलियम शेक्सपियर किससे संबंधित हैं, यहाँ पर आपको बताना है, किस एज से रिलेट करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एलिजाबेथन एज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एलिजाबेथन एज का ईयर क्या है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 इज हु इज़ नोन एज द मेलानकोलिलॉजी मैन। यहाँ पर मेरे हिसाब से मेलानकोली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है मेलानकोलॉजी मैन एज, यहाँ पर एज नहीं बल्कि ये इन है, इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन जो है मेलानकोली के नाम, मेलानकोली मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है जैक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न और है कि टच स्टोन और कोरिन और सिल्वियस ये किस रचना में आते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट। ऑप्शन में जो यहाँ पर करेक्टर दिए गए हैं, ये एज यू लाइक इट में जो करेक्टर नहीं है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है पोर्शिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। पोर्शिया जो होती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में होती है, तो ये इसमें नहीं है। बाकी जो एज यू लाइक इट के ही रोजेलिंड और सीलिया और अर्नाल्डो ये जो है एज यू लाइक इट में करेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, फोर्टी ब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टी ब्रास जो होता है ये शेक्सपियर की किस रचना में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हैमलेट, हैमलेट में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 इज एज फॉलोज, यस, क्वेश्चन नंबर 106 इज द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सॉनेट्स इज। शेक्सपियरियन सॉनेट का मेन थीम क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है लव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 107, ए शेक्सपियरियन सॉनेट एंड्स विद। शेक्सपियरियन सॉनेट का एंड किस पर होता है, क्वार्टेट पर होता है, ऑक्टेव पर होता है, कपलेट पर होता है, ट्रिपलेट पर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कपलेट पर होता है, क्योंकि आपको पता है कि शेक्सपियर ने जो सॉनेट लिखे हैं उसमें जो है 3 क्वाड्रेंट और एक कपलेट होता है। तो इसका एंड जो है कपलेट पर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, द टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स रिटन बाई शेक्सपियर इज। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है टीजीटी के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सॉनेट जॉन मिल्टन ने कुल कितने सॉनेट लिखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 इज लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। शेक्सपियर की किस रचना में ये लाइन आती है आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 इज इन गॉड्स वर्दी जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज अ मजेस्टिक एफिडाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेट बाई। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जज के द्वारा कही गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 111 इज गिवन एज, yes, 111 is as follows, by what age had मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड।
मिल्टन किस उम्र में जो है पूरी तरह से अंधे हो गए थे, ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 44। 1652 में जो है ये पूरी तरह से 44 वर्ष की उम्र में ब्लाइंड हो गए थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 इज हु सेड दैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये बात किसने कही? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है विलियम ब्लेक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के लिए आंसर दिया गया है एंटीथेसिस। जहाँ पर विचारों में विरोधाभास होता है तो उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर अगर आप देखें विचारों में विरोधाभास तो बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स यहाँ पर दिया गया है, विरोधाभासी है, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिए गए हैं सिमिली, सिमिली की पहचान आप जानते हैं, एज या लाइक का यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि सिमिली है। और मेटाफर आप जानते हैं कि जहाँ पर डिसिमिलर थिंग को जो है डिसिमिलर थिंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाए वहाँ पर मेटाफर होता है, डायरेक्ट उपमा दी जाती है इसमें। और ऑक्सीमोरन जो होता है ये विरोधाभास होता है, यहाँ शब्दों में जो है विरोध होता है। तो इस प्रकार से सारे जो है हो गए। यहाँ पर एक एंटीथेसिस का और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये भी एंटीथेसिस का जो है एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 114। ए सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। जो मृत व्यक्तियों के लिए गाना गाया जाता है वो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? एलेजी उसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि एलेजी उसको कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सटायर, एपिक और ऑड के विषय में आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये क्या होते हैं। वैसे सटायर का मतलब होता है व्यंग, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ऑड का मतलब होता है स्त्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 इज ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। सोनेट में ऑक्टेव जो होता है कितनी लाइन का होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर शब्द से ही पता चलता है। ऑक्टेव ऑक्ट से बना है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो ये 8 लाइन की जो है कविता होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 इज एज फॉलोज। यस, 116 इज which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से जो है एस्थेटिक मोमेंट के से क्या रिलेट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है थोड़ा सा। वाल्टर पेटर इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फ्रेज आर्ट फॉर आर्ट सेक। वाल्टर पेटर को जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। एस्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों को मिला करके जो है कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया क्लासिकल ओड बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 118। 118 इज द कोट लव लुक्स नॉट विद द आइज। प्रेम आँखों से नहीं दिखता, ये इसकी हिंदी, बट विद द माइंड, ये मन से देखा जाता है। एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकर सिंस। ये लाइन किस में आती है ये आपको बताना है। तो ये लाइन आती है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है और ये रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये रचना किसकी है? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। The quote, the quality of mercy is not stained, it doffeth as the gentle rain from heaven occurs in। वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं आप। इंटरमीडिएट में भी आप पढ़ चुके होंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लिया गया है। आपसे एक प्रश्न है कि ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली जाती है, ये आपको बताना है। आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी रचनाएं जो यहाँ पर ट्वेल्थ नाइट, सिम्बलिन और एज यू लाइक इट दी गई हैं, ये सभी शेक्सपियर की रचनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। फेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? बहुत ही पॉपुलर लाइन है ये कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। बेवफाई तेरा नाम ही औरत है, ये किसके द्वारा कही गई है और किस रचना से ली गई है? तो ये हैमलेट से ली गई है। और ये इसको कहा था प्रिंस हैमलेट ने अपनी माँ गर्ट्यूड के लिए कहा था, जब उसने उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली थी, तब ये बात जो है गुस्से में आकर के हैमलेट ने अपनी माँ के लिए यूज़ किया था। बाकी यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं, जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लियर, ये सभी शेक्सपियर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 इज गिवन एज, यस, 121 इज एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इन्फिनाइट वैरायटी। यहाँ पर ये लाइन किसके लिए कही गई है, किस रचना में है, ये आपको बताना है।
किसके लिए कही गई है, ये तो बाद का प्रश्न है, लेकिन ये किस रचना में है? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एंटोनियो एंड क्लेओपात्रा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और बात करते हैं अगर ये लाइन किसके लिए कही गई है, तो ये लाइन कही गई है क्लेओपात्रा के लिए। क्लेओपात्रा बहुत ही सुंदर होती है, तो उसके लिए ये लाइन कही गई है। क्वेश्चन नंबर 122, लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है इस लाइन में, तो बहुत आसान है, यहाँ पर भी वैसे ही दिया गया है, आइडियल थिंग और रियल थिंग दिया गया है, तो एंटीथीसिस यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर ऑक्सीमोरन की बात करें तो इसमें विरोधी शब्द होते हैं, सिंपली मैंने बता ही दिया। यहाँ पर एक नया आया है मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब होता है टू चेंज द नेम, जहाँ पर नाम बदल करके दूसरा कोई वर्ड यूज़ किया जाए उसमें मेटोनमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक प्रश्न यहाँ पर आपसे है कि मेटोनमी का एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, लेट्स गो टू बेड नाउ। यहाँ पर भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ पर लो आ गया, मेटोनमी का ये एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पर सोने के लिए बेड का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मेटोनमी हो गया, ये लक्षण जिसको कहते हैं। एक नया फिगर, यहाँ पर दो नए फिगर स्पीच और आए हैं। पर्सोनिफिकेशन बहुत अच्छे से आप जानते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि कोई निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके जो है वर्णन किया जाता है। पन जो होता है टू प्ले विथ वर्ड्स होता है, जहाँ पर शब्दों के साथ खेला जाता है, मतलब कहने का कि एक ही शब्द के द्वारा कई अर्थ बता दिए जाते हैं, जिसको हिंदी में आप कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकृत अर्थ बहु एक शब्द में हों, ऐसा हिंदी में भी होता है। तो आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर कि पन का एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं अगर आपको जानकारी है तो। यहाँ पर जो है मेटोनमी के लिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड। यहाँ पर पेन को सोर्ड के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया गया है, इसलिए मेटोनमी है। क्वेश्चन नंबर 124 इज ह्यूमर इज़ द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ये जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है दो डिसिमिलर थिंग में कंपेरिजन किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी यहाँ पर जो अंडर स्टेटमेंट दिया गया है, ये अंडर स्टेटमेंट होता है क्या कहते हैं, ये हाइपरबोल का उल्टा होता है, जिसमें किसी चीज़ को नीचा दिखाया जाता है। और सिमिली मैंने बता ही दिया, पर्सोनिफिकेशन भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस सेट। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 125 इज ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। यहाँ पर भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पर ध्वनि से संबंधित अलार्म वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपिया हो जाएगा। एक नया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आया है, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है कि जिसमें किसी निर्जीव वस्तु को जो है सजीव मान करके संबोधित किया जाता है, उसको जो है एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, एपॉस्ट्रॉफी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सो करेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ओनोमेटोपिया के और दिया गया है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है माई ब्रदर कैन वर्क द अल्फ़ाबेट, ये भी जो है ओनोमेटोपिया का एक एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से जो है हमको एनर्जी मिलती है और ज्ञान का जो है विस्तार भी होता है। इसलिए कमेंट आप अवश्य किया करें, कमेंट करने में बहुत समय नहीं जाता है। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए, अगर 4-6 प्रश्न भी इसमें से आपको मिल जाते हैं, तो ये मेरे सौभाग्य की बात होगी। और अंग्रेजी में कहावत है कि डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप इस प्रोवर्ब के अनुसार अगर करते हैं तो आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। आप वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, और आवश्यक जो भी चीज़ें हैं उसके लिए कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नो वन नोज़ व्हाट फेट इज़, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, भाग्य क्या है। तो इसलिए आप कमेंट अवश्य किया करें, मैं बार बार निवेदन करता हूं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन।